चलिए स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हम क्या देख चुके थे कि गॉस लॉ क्या होता है और इसका प्रूफ क्या होता है। तो हमने गॉस लॉ में क्या देखा था कि कोई भी बंद सरफेस से जो निकलने वाला नेट फ्लक्स होगा वो नेट फ्लक्स उस सरफेस के अंदर जो चार्ज मौजूद होगा टोटल, उसके सम पर ही डिपेंड करेगा। मतलब टोटल चार्ज कितना है उस पर ही क्या करेगा, निर्भर करेगा। और फ्लक्स की वैल्यू किसके इक्वल होती थी कि टोटल एनक्लोज चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब हम देखते हैं आखिर इसका यूज क्या होता है। तो सबसे पहला जो यूज है वो है अनंत आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली चार्ज्ड वायर। अब जब भी आप गॉस लॉ का यूज करेंगे तो देखो दो स्टेप के अंदर हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। पहला हमें क्या करना होता है कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी होती है मैन्युअली, यानी कि अलग से, और दूसरा जो है हमें उसका क्या निकालना होता है, एक्सप्रेशन। तो हम यही करेंगे कि सबसे पहले क्या करेंगे कि विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालेंगे और उसके बाद क्या करेंगे कि हम जो है विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करेंगे, यानी उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। सबसे पहले उसकी डायरेक्शन हमें पता होना जरूरी है कि कौन सी डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो कि ये हमारा एक इनफाइनाइटली चार्ज्ड वायर है, ठीक है। इसके ऊपर कोई पॉइंट है O और इस पॉइंट से R डिस्टेंस पर यहां एक पॉइंट है P। आ गई नहीं थी समझ में। तो और इस P पर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ है, यानी कि दिशा किस तरफ है। तो देखो डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं कि इस देखो ये P जो है O से एकदम परपेंडिकुलरली सामने है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि O से L डिस्टेंस ऊपर पर एक एलिमेंट ले लेते हैं dl। इस तरह से O से एग्जैक्टली देखो जितना ऊपर लिया उतना का उतना नीचे जो है L डिस्टेंस पर एक और एलिमेंट ले लीजिए dl। मतलब L डिस्टेंस ऊपर और L डिस्टेंस नीचे, दो एलिमेंट है सिमेट्रिक फॉर्म में लीजिए, किससे, O से। आपको जो ये वायर है इसकी चार्ज डेंसिटी यानी कि रेखिक आवेश घनत्व यानी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी दे रखी है, लैम्डा। तो देखो अगर अगर ये जो हमारा जो स्मॉल एलिमेंट है, इस स्मॉल एलिमेंट की लेंथ अगर dl है तो इसका जो चार्ज होगा dq वो किसके इक्वल होगा, लैम्डा इंटू dl। जब मैंने आपको चार्ज डेंसिटी पढ़ाई थी तब ये चीज मैंने आपको बता रखा हूं किस तरह से होता है। तो देखो जब dl लेंथ यहां पर है तो इसका चार्ज इतना है, तो इसी तरह से जब dl लेंथ यहां होगी तो इसका चार्ज भी कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू dl। ठीक है, अब हम ये मान के चलते हैं कि ये जो चार्ज देखो जब भी हम फाइंड करेंगे तो हम पॉजिटिवली चार्ज के लिए फाइंड करेंगे, नेगेटिव चार्ज के लिए क्या होगा, बस डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ऑपोजिट हो जाएगी, बाकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू वही रहेगी। तो हम मान लेते हैं कि भाई ये पॉजिटिवली चार्ज हमारे पास एक वायर है। अब देखो इस एलिमेंट के कारण P पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इस तरफ होगा, और इस तरफ देखो कि इस dl के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इस तरफ होगा, ठीक है। अब देखो ये L ये R, ये L और ये भी R। तो देखो इसकी वैल्यू क्या हो गई, x। मैंने अगर मैं इसको x बोलूं तो x किसके इक्वल हुआ, अंडर द रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। इस तरह से ये भी x किसके इक्वल हो गया, अंडर द रूट L स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप एक चीज गौर करिए कि देखो ये वाला एंगल थीटा होगा तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा। भाई देखो ऊपर वाले त्रिभुज और नीचे वाले त्रिभुज में सब चीजें सेम है, ये वाली साइड सेम है, ये वाली साइड कॉमन है, ये वाली साइड इक्वल है। तो अगर तीनों साइड्स अगर इक्वल हो रही है तो सारे के सारे दूसरे एलिमेंट्स भी क्या होंगे, इक्वल। यानी इस एंगल अगर थीटा लेंगे तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा। अब इस dl के कारण इस P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है, dE, और इस dl के कारण भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी कितना हो जाएगा, dE। ठीक है, क्योंकि देखो ये dl इन दोनों चार्ज, ये यहाँ पर और यहाँ पर चार्ज सेम है, यहाँ से इसकी डिस्टेंस सेम है। तो क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज के कारण होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज के कारण होगा। तो पहले हम ये निकाल देते हैं कि आखिर dE की वैल्यू किसके इक्वल होगी। तो dE जो होगा, जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ, क्या होगा, k यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू चार्ज कितना है यहाँ पर, लैम्डा dl अपॉन डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक की, x स्क्वायर। ठीक है, हमें इसका कोई यूज नहीं लेना, लेकिन फिर भी हम क्या लिख रहे हैं। अब देखो ये एंगल थीटा तो ये वाला एंगल थीटा, क्यों, क्योंकि ये क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल यानी कि शीर्षाभिमुख कोण। देख रहे हो आप, ये वाली और ये वाली लाइन काट रही है, इस तरह से ये वाली और ये वाली लाइन काट रही है, तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब
पहले ऊपर वाले के अपन कंपोनेंट करें, ऊपर वाले के कंपोनेंट करें तो देखो ये डीई, ये थीटा, तो ये क्या हो गया डीई कॉस थीटा, ऊपर क्या हो गया डीई साइन थीटा। सिमिलरली अगर इस तरफ डीई होगा तो इसका एक कंपोनेंट इस तरफ होगा डीई कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा डीई साइन थीटा। ठीक है, तो देखो जो भी अपन ये यहां पर कर रहे हैं, ये आगे जो भी हम पढ़ेंगे, चाहे शीट के कारण पढ़ेंगे, ठीक है, चाहे मतलब चार्ज शीट, मतलब कंडक्टिंग शीट होगी या नॉन कंडक्टिंग शीट होगी, उसके लिए भी जो डायरेक्शन का जो डिसाइड करेंगे उस तरह से ही करेंगे। तो आप अच्छे समझिए कैसे हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, ये करने के बाद सबसे पहले हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन वर्टिकल डायरेक्शन, यानी कि ऊर्ध्वाधर दिशा में विद्युत क्षेत्र, ठीक है, तो उसको हम बोल देते हैं डीईवी। ठीक है, अब देखो डीईवी कितना हुआ, ऊपर की तरफ कितना है डीई साइन थीटा, तो ये कितना हुआ डीई साइन थीटा, मैं इसको लिख सकता हूं जे कैप, क्योंकि ऊपर वाली डायरेक्शन हमारी क्या होती है जे कैप और नीचे वाली डायरेक्शन क्या होती है माइनस जे कैप। तो प्लस ये वाला फील्ड कितना हुआ डीई साइन थीटा माइनस जे कैप, यानी देखो अल्टीमेटली ये क्या बना डीईवी इज इक्वल टू डीई साइन थीटा जे कैप देखो ये वाला माइनस आगे आ जाएगा और ये हो गया डीई साइन थीटा जे कैप। अब अगर आप सॉल्व करते हैं तो डीईवी की वैल्यू किसके इक्वल आ जाती है 0 की। भाई डीई साइन थीटा जे कैप में से डीई साइन थीटा जे कैप चला गया तो नेट कितना बचेगा 0। यानी हमें क्या पता चला कि नो इलेक्ट्रिक फील्ड इन वर्टिकल डायरेक्शन, यानी कि ऊर्ध्वाधर दिशा में कोई क्षेत्र नहीं है, यानी विद्युत क्षेत्र को जो है वो देखो इसका मतलब क्या है कि इस डायरेक्शन में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, यानी कि जो तार है इसके पैरेलल यानी कि समांतर दिशा के अंदर, देखो इसका मतलब कोई वर्टिकल डायरेक्शन, तार ऐसे रखा हुआ है तो इस डायरेक्शन में होगा। अपना यहां समझने की कोशिश ये करिए कि तार अगर ऐसे है तो तार के पैरेलल वाली डायरेक्शन के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। तार ऐसे रखा हुआ है तो इस डायरेक्शन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, और तार ऐसे रखा हुआ है तो इस डायरेक्शन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। ठीक है, अब जो हम करते हैं इस डायग्राम के हिसाब से हम ये देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना होता है, हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षैतिज दिशा में कितना होता है, तो उसको हम बोल देते हैं DEH। देखो इसका ये वाला कंपोनेंट कितना है DE cos थीटा, और किस तरफ है I कैप की तरफ, ठीक है, और प्लस DE cos थीटा, जो देखो इसका ये वाला कंपोनेंट भी DE cos थीटा इस तरफ है, इसका भी इस तरफ है, दोनों किस तरफ है I कैप, यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर ये कितना हो जाएगा 2DE cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये तो वेक्टर फॉर्म में है, और अगर हम स्केलर फॉर्म में लिखेंगे तो इतना होगा, और इसकी वैल्यू जो है क्या नहीं है 0 नहीं। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशन से हमें यह पता चला कि तार के पैरेलल यानी कि समांतर दिशा के अंदर कोई भी विद्युत क्षेत्र नहीं है, जबकि तार के परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत दिशा का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है नॉन जीरो। तो जो भी हम अब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे उसकी डायरेक्शन क्या होगी तार के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी। ठीक है, अब सेकंड स्टेप पर आते हैं जहां पर हम क्या करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो आप इसको अच्छे समझिए क्योंकि ये वाला जो स्टेप है ये आगे दो टॉपिक में अभी एग्जैक्टली रिपीट होने वाला है। ठीक है, अब देखो अब हम देखते हैं कि किस तरह से जो है गॉस लॉ का यूज करके और इन चीज को सॉल्व किया जाता है। देखिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ गॉस लॉ का ही यूज करके इसको निकाला जा सकता है। जब हम यहां से 2d cos थीटा फाइंड कर चुके हैं तो 2d cos थीटा अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं, अगर हम एंगल लेके अगर थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करें तो प्लस के पाई माइनस के पाई बाय 2 से प्लस के पाई बाय 2 तक हम इंटीग्रेशन करें तो भी वैल्यू आ जाएगी। लेकिन हम उस वे में नहीं जा रहे, वो वही क्लासिकल वे होता है क्योंकि हमें यहाँ पे गॉस के लॉ का एप्लीकेशन पढ़ना है तो हम सिर्फ और सिर्फ गॉस का लॉ ही यूज करेंगे। ठीक है, तो देखो क्या होगा। अब गॉस लॉ को बनाने के लिए क्या करते हैं अपन, एक जैसे ये आपका एक वायर है, ठीक है, हम क्या करते हैं एक इस तरह से एक सिलेंडर ले लेते हैं। ठीक है, ये सिलेंडर लिया। अब ये जो सिलेंडर है ये सिलेंडर इस पॉइंट P से जाना चाहिए जहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। आ गई नई बात समझ में। और इसकी जो लेंथ अपन ने ले ली वो कितनी ले ली, कैपिटल L।
ठीक है। अब देखो यहां पर 3 सरफेस है, ऊपर वाली सरफेस S1, नीचे वाली सरफेस S2 और ये जो कर्व्ड वाली सरफेस है S3। समझ आ गई नई चीज, ठीक है। तो देखो अब क्या होगा कि अब हम क्या देखेंगे कि जो हमारे देखो ये जो पूरी सरफेस है S1, S2 और S3, मतलब जो सिलेंडर है, ऊपर वाली सरफेस, नीचे वाली सरफेस और ये वाली सरफेस, इसको हम क्या कहते हैं, गॉसियन सरफेस, यानी कि गाउसीय सतह। तो हम क्या बोलते हैं कि नेट फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस, यानी कि गाउस सतह से कुल फ्लक्स, ठीक है। तो देखो जो फाई नेट होगा वो कितना होगा कि पहली वाली सतह से फ्लक्स प्लस दूसरी वाली सतह से फ्लक्स प्लस तीसरी वाली सतह से फ्लक्स, यानी कि S1 से फ्लक्स, S2 से फ्लक्स और S3 से फ्लक्स, ठीक है। अब हमें क्या पता है कि फाई की वैल्यू तो क्या होती है, E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, होती है या नहीं होती। अब हमें क्या पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो इस तरफ है, यानी कि एक तरह से वर्टिकल ही है, नॉट वर्टिकल, इसका मतलब क्या है कि जो वायर है इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो आप देखो यहां पर फाई क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन सबसे पहले इस S1 से निकलने वाला, तो इस S1 पर हम कोई भी क्या ले लेते हैं, छोटा सा एरिया वेक्टर ले लेते हैं ds1, ठीक है। यहां पर ले लिया हमने क्या, ds2, और यहां पर हमने ले लिया क्या, ds3। तो देखो ds1 की, देखो उसको अपन और क्या लिख सकते हैं, क्लोज इंटीग्रल E ds cos थीटा। तो देखो S1 क्या हो जाएगा, E, ऊपर वाले के लिए ये क्या हुआ, ds1 और cos। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो अपना इस तरफ है और ds ऊपर की तरफ है, दोनों के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री। इसी तरह से S2 पर देखो ये क्या हुआ, E ds2, S2 इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, तो ये कितना हो गया, cos 90 डिग्री। और इस तरह से अगर हम थर्ड वाली सरफेस को देखें तो देखो थर्ड वाली सरफेस में E इधर है और ds भी इधर है, तो ये कितना आ गया, E ds3 cos 0 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से अपन ने क्या करा कि तीनों जो निकलने वाले जो फील्ड है उसकी क्या कर ली अपन ने, कैलकुलेशन कर ली। अब आप गौर से देखो cos 90 क्या होता है, 0, तो देखो ये वाली चीज हो गई 0, cos 90 0 होने का, ये वाली चीज भी हो गई 0, cos 90 0 होता है सिर्फ, और cos 0 कितना होता है, 1। तो देखो फ्लाई की वैल्यू किसके बराबर बनी, ये बनी E और ds3, इसको अपन ने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब हम क्या लगाते हैं, गॉस लॉ लगाते हैं, यानी कि गाउस का नियम लगाते हैं। वो क्या कहता है, गॉस लॉ क्या कहता है, गॉस लॉ कहता है कि जो भी फ्लक्स पास होगा वो किसके इक्वल होगा, एनक्लोज चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो देखो अगर अपन सिलेंडर को देखें तो सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज है, जितना वायर है सिलेंडर की लेंथ में उतना ही वायर इसके अंदर आया और वही चार्ज है इसके ऊपर। अब इस वायर की लीनियर चार्ज डेंसिटी अपने को क्या पता थी, लैम्डा, और लेंथ कितनी है L, तो नेट चार्ज कितना हो गया इसके अंदर, Q एनक्लोज, ठीक है। देखो Q एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और Q एनक्लोज की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, लैम्डा इंटू L की, लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी और L क्या हो गया, लेंथ हो गई सिलेंडर की, ठीक है। अब बस आप पुट करो तो देखो फाई की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। क्लियर हुआ यहां तक कि भाई किस तरह से अपन ने क्या कर दिया, दोनों की वैल्यू निकाली। अब देखो अब जो ये इक्वेशन 1 है वो भी इस टोटल में से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, लेकिन उसकी कैलकुलेशन अपन ने और दूसरी टेक्निक से करी है। और जो ये इक्वेशन 2 में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो भी सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या है कि इक्वेशन 1 और 2 दोनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो क्या है कि सिलेंडर से पास होने वाला फ्लक्स। तो अपन क्या कह सकते हैं, बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 अपन क्या बोल सकते हैं कि E ds3 कौन सी सरफेस से, S3 से, ठीक है। यहां हमें S3 लगाना चाहिए, ये किसके इक्वल होगा, लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब देखो यहां पर इसको हम क्या कह सकते हैं, E बाहर आ गया और क्लोज इंटीग्रल ds3 ये किसके इक्वल बना, लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब क्वेश्चन है कि क्लोज इंटीग्रल ds3 क्या होगा, ठीक है। तो अगर आपको गॉस का प्रूफ याद होगा तो क्लोज इंटीग्रल जब भी सिर्फ ds लिखा जाए तो देखो ds कौन सी सरफेस है, ds ये वाली कर्व्ड सरफेस है सिलेंडर की, ये वाली कर्व्ड सरफेस है, यानी ये वक्राकार सतह है। इस जो वक्राकार सतह का क्षेत्रफल जो है बेलन के लिए यानी कि इस सिलेंडर के लिए किसके इक्वल होता है, वो होगा 2 पाई r l के,
किसके इक्वल होगा? 2 पाई आर एल। आर इसकी रेडियस है, एल इसकी लेंथ है। तो देखो हमें क्या पता चला कि E इंटू 2 पाई आर एल किसके इक्वल हुआ? लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, देखो इस एल से तो ये एल कैंसिल हो गया, E किसके इक्वल आ गया? लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, देखो इसे सिंप्लीफाई करने के लिए थोड़ा बहुत और आप ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हुआ? 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, यानी E को अपन क्या लिख सकते हैं? 2k 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k हो गया। ठीक है, तो 1 अपॉन 4 पाई तो k बन गया, तो 2k लैम्डा अपॉन आर। ये क्या आ गई आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया। किसके कारण से? एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के कारण आर डिस्टेंस पे अपने क्या निकाल दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया। ठीक है, अब लास्ट इसमें हम देखते हैं कि भाई इसका जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ कैसा बनता है डिस्टेंस के साथ। अब क्योंकि E जो है मेरा R के इनवर्स प्रोपोर्शनल है, तो अगर आप E का और R का तो ग्राफ बनाओगे तो वो ऐसा बनेगा, लेकिन अगर आप E का और 1 अपॉन R का ग्राफ बनाओगे तो वो जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा। तो ये दोनों आपको ग्राफ याद रखने हैं। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया इनफाइनाइट लॉन्ग वायर का। अब एक लास्ट बात है, देखो इसमें वेक्टर फॉर्म हो तो क्या लिखेंगे? 2k लैम्डा अपॉन r, और डायरेक्शन क्या लिख देंगे? बताओ इसकी डायरेक्शन क्या होगी? परपेंडिकुलर टू वायर। ठीक है, तो क्या लिख देंगे? परपेंडिकुलर टू वायर, यानी कि तार के लंबवत। अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो देखो जैसे मान लो ये वायर है, पॉजिटिव चार्ज होगा तो परपेंडिकुलरली बाहर जाएगा, और नेगेटिव चार्ज होगा तो परपेंडिकुलरली अंदर आएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने ये देखा कि किस तरह से गॉस लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन को हमने सॉल्व करा, यानी कि इनफाइनाइट जो वायर होता है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाला जाता है। ठीक है, और भी जो एप्लीकेशंस होगी वो आने वाले लेक्चर्स में आएगी।